बीजेपी जब भी इलेक्शन जीती है पोलराइज करके इलेक्शन जीती है। मुसलमानों के खिलाफ इन 9 सालों में मीडिया के ज़रिए जो नफ़रत फैलाई गई है, हर कम्युनिटी उसके अंदर एक खौफ पैदा कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। मुसलमान तो खौफज़दा है ही है, दूसरी कौमों के अंदर ख़ास करके हिंदुओं के अंदर के हम लोगों को मुसलमान ज़्यादा तादाद में अगर उनकी तादाद बढ़ती चले जाएगी, पॉपुलेशन उनकी बढ़ती चले जाएगी, तो आने वाले वक्त में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे कई सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस सर्कुलेट होते रहते हैं। साथ ही साथ जिस किस्म से अमन चोपड़ा जैसे लोग जो हेट डिबेट चलाते हैं, उनके हेट डिबेट के नतीजे में जो लोग भी उनका हेट डिबेट देखते हैं, उनके अंदर मुसलमानों के ताल्लुक़ से इस कदर शिद्दत से नफ़रत पैदा हो रही है कि नतीजा ऐसे ट्रेन के जो वारदात हुई है, जो आरपीएफ का जो जवान है उसने जो गोलियां बरसाई हैं, वैसी वारदात उससे पहले भी हो चुकी है। हेट पॉलिटिक्स है, बढ़ाने की कोशिश बीजेपी 2024 के इलेक्शन से पहले करेगी। ख़ास करके जो हिंदी बेल्ट वाला इलाका है, वो हिंदी बेल्ट वाले इलाके में नफ़रत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का काम बजरंग दल के ज़रिए और वीएचपी के ज़रिए बीजेपी ज़रूर करेगी। माहौल को अगर ठीक करना रहा तो अपोजिशन को बहुत बड़ा रोल निभाने की ज़रूरत है, मीडिया को टारगेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक पुलिस वाला गोलीबारी कर रहा है और टारगेटेड गोलीबारी कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि ये हेट स्पीचेस को और हेट डिबेट्स को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की तारीख में, और अपोजिशन को अपना रोल निभाने की बहुत ज़रूरत है। हुकूमत मुसलमान के हर मुद्दे को नज़रअंदाज कर रही है। अलंद के नौजवानों को बेल करवाने में हमें कामयाबी हासिल हो गई, लेकिन हुबली के नौजवान आज भी गुलबर्गा जेल में हैं और उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। उनके ऊपर सख्त तरीन कानून यूएपीए का लगाया गया है। वहीं डीजे हल्ली केजे हल्ली के नौजवान बेंगलुरु में सख्त तरीन कानून उनके ऊपर लगाया गया है, यूएपीए का, एनआईए का, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुसलमानों के ताल्लुक़ से इलेक्शंस के वक्त में ये कहा गया था 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का जो निकाला गया है उसको वापस दिया जाएगा। हिजाब बैन जो किया गया है वो हटा दिया जाएगा, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनको बैन कर दिया जाएगा। हुकूमत में आने के बाद ना तो एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश हो रही है, आप एक मामूली गवर्नमेंट ऑर्डर को वापस नहीं ले रहे हैं और सिर्फ स्टेटमेंट से मुसलमानों को खुश करना चाह रहे हैं। प्रियंक खरगे साहब भी बोल रहे हैं कि बैन हट जाएगा, फिर उसके बाद उन्होंने अब यू टर्न लेते हैं और कहते हैं कि उसको रिव्यू किया जाएगा। मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा एक मुस्लिम एमएलए हैं, हिजाबी ख़वातीन की जो है नुमाइंदगी करती हैं असेंबली में, हिजाब पहनती हैं, और हिजाब के बारे में जब पाबंदी के बारे में उनसे पूछा गया था इलेक्शन जीतने के बाद में, तो उन्होंने कहा था कि हिजाब बैन फौरी तौर पर हटा दिया जाएगा हुकूमत बनने के बाद। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में हिजाब का मामला लटका हुआ है, अधर में अटका हुआ है। उसमें जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर नाफिस होगा। मणिपुर का, जहाँ पे 2 ख़वातीन को बरहाना करके उनके साथ उनकी इस्मत रेज़ी की गई, 4 लोगों की मौत हो गई ट्रेन में। उनकी मौत एक आरपीएफ के जवान ने की। उस आरपीएफ के जवान के जो उनको मारने के बाद में जो बयान सामने आया है वो बहुत डरा देने वाला है। हाथ में बंदूक हो और नफ़रती ज़ुबान हो और चुन चुन कर एक मखसूस तबके के लोगों को मारा जाए, तो आने वाले हालात किस कदर संगीन हैं इसका हमें एहसास होना चाहिए। देश के गद्दारों को गोली मारो, ये नारा देते हुए मेट्रो स्टेशन के पास से बजरंग दल के कई सारे लोग गुजर रहे हैं। ऐसे कई सारे बेशुमार वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें एक दाढ़ी वाले मुस्लिम को देखकर उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। आखिर हेट स्पीच का जो असर है वो आज दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस, जिसने मुसलमानों के सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, उससे मुतालबा हम लोगों ने खुले अंदाज में रखा है। 5 एमपी सीट्स मुसलमान को देने चाहिए, मुस्लिम को देने चाहिए। यानी कि 15 साल से एक भी मुसलमान पार्लियामेंट में नहीं गया है, जब से कर्नाटक के अंदर, जब से यहाँ की गुलबर्गा की सीट रिजर्व हुई है, तब से ही ये बात कही जा सकती है कि एक भी मुसलमान पार्लियामेंट में नहीं गया है। बीदर में ख़ास करके
और दूसरा हम लोगों का मुतालबा बेंगलुरु सेंट्रल है, हावेरी है, हुबली धारवाड़ है और मंगलूर है। मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम मामलात पर बात रखने के लिए आया हूँ। हिंदुस्तान में पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि फ़िरक़ा वाराना तौर पर हालात को ख़राब किया जा रहा है और ख़ास करके एक बहुत बड़ा मामला जो पिछले दिनों आया मणिपुर का, जहाँ पे 2 ख़वातीन को बरहाना करके उनके साथ उनकी इस्मत रेज़ी की गई और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर अपोजिशन इसको उठा रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ और मामलात भी सामने आ रहे हैं जो मिल्लत से बहुत ख़ास हसास मामले हैं, बहुत तकलीफ़ देने वाले मामले हैं। मिल्लत को उससे बहुत ठेस पहुंच रही है। उन मंज़रों को देखकर 4 लोगों की मौत हो गई ट्रेन में और उनकी मौत एक आरपीएफ के जवान ने की। उस आरपीएफ के जवान के जो उनको मारने के बाद में जो बयान सामने आया है वो बहुत डरा देने वाला है। हाथ में बंदूक हो और नफ़रती ज़ुबान हो और चुन चुन कर एक मखसूस तबके के लोगों को मारा जाए तो आने वाले हालात किस कदर संगीन हैं इसका हमें एहसास होना चाहिए। मुसलमानों को टारगेट करना ये नया नहीं है, मॉब लिंचिंग में भी किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीमसिस्ट तरीक़े से अपने आप को हम मोदी और योगी के राज में जीते हैं और यहाँ पे जीना है तो मोदी और योगी की जय जयकार करनी होगी, ये बात कहकर वो बयान दिया। उस बयान को सुनने के बाद उसी दिन हमने एक और संगीन तरीन मामला भी देखा कि नूह में, मेवात का इलाका हरियाणा का, जहाँ पर 75% आबादी मुसलमानों की है, वहाँ पे फसादात शुरू हो गए। उसको अलग अलग उसके बारे में एनालिसिस हो रहे हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं कि पहले वहाँ पर जो यात्रा निकाली जा रही थी उसको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी, वो यात्रा को इजाज़त मिली और वो यात्रा को इजाज़त बजरंग दल वीएचपी निकाल रही थी वो यात्रा। और उससे पहले मोनू मानेसर नाम का और बिट्टू बजरंगी नाम का एक शख्स बयान देता है कि हम वहाँ पर आ रहे हैं और हम ये यात्रा में शामिल हो रहे हैं। काफ़ी गलत बयानी उसके अंदर थी और इस बयानी का खामियाजा ये हुआ कि वहाँ पर हालात ख़राब हो गए और वहाँ पर तकरीबन 17 घंटों तक फ़िरक़ा वाराना हालात नज़र आए। फिर दूसरे दिन दिल्ली तक ये मामला पहुँच गया, दिल्ली के बॉर्डर इलाके में ये मामला पहुँच गया और वहाँ पर वही नारा जो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ने दिया था, अनुराग ठाकुर ने दिल्ली इलेक्शंस के वक्त में कि देश के गद्दारों को गोली मारो, ये नारा देते हुए मेट्रो स्टेशन के पास से बजरंग दल के कई सारे लोग गुजर रहे हैं। ऐसे कई सारे बेशुमार वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें एक दाढ़ी वाले मुस्लिम को देखकर उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। तो ये मामला आखिर हेट स्पीच का जो असर है वो आज दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा खुले पैमाने पर दिखाई दे रहा है। अपोजिशन पार्टीज़ को जहाँ पर वो मणिपुर के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं उनको ये भी एहसास होना चाहिए कि एक अक़लियत में आने वाली सबसे ज़्यादा अक़लियत के अंदर जो समाज है, अक़लियती समाज है, वो मुसलमानों का है और मुसलमानों पर इस किस्म की जो बर्बरियत करने की जो कोशिश हो रही है उसके बारे में पार्टीज़, ख़ास करके अपोजिशन, उनको खुलकर आने की ज़रूरत है। वो वो जो हादसे जो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं उनकी खुलकर
उनकी मुखालिफत होनी चाहिए और उस पर एतराज़ अपना दर्ज करवाना चाहिए। जो अभी तक किसी भी बड़ी से बड़ी पार्टी अपोजिशन में जो है या छोटी से छोटी पार्टी सिवाय MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी जो खुलकर इसके बारे में बोले हैं, उनके अलावा कोई और मुस्लिम लीडर भी नहीं बात किया है, ना ही अपोजिशन पार्टीज़ बात किए हैं। मैं तमाम तर अपोजिशन पार्टीज़, कांग्रेस हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर TMC हो, तृणमूल कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो जो अपोजिशन में है और एक यूनिटी बनाए हैं इंडिया नाम से, इंडिया जो अलायंस बनाया गया है, उन तमाम तर लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में आप लोग अपनी सोच रखें, अपनी बात रखें, ताकि एक मजबूत मुखालिफत उस चीज़ की हो जो अभी के हालात पैदा हुए हैं नूह के अंदर, मेवात में, और उसके अलावा जो ट्रेन में जो गोली मारने की जो वारदात हुई है उसकी भी खुलकर जो है उसकी मजम्मत करें, मेरी उनसे ये गुजारिश है। साथ ही साथ आप कुछ दिनों से ये बात देख रहे होंगे कि कर्नाटक के अंदर, मैं बहैसियत कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के सेक्रेटरी ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि कर्नाटक के अंदर हमारा एक मुतालबा, जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है यानी कि कांग्रेस, जिसने मुसलमानों के सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, उससे मुतालबा हम लोगों ने खुले अंदाज में रखा है। बसवा कल्याण में हमारी मीटिंग हुई, अलंग में हमारी मीटिंग हुई, और हमारा ये मुतालबा है कि कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से 2018 में भी हम लोगों ने ये मुतालबा रखा था कि 5 MP सीट्स मुसलमान को देने चाहिए, मुस्लिम को देने चाहिए। उसमें से हमारे नज़दीक और हैदराबाद कर्नाटक में एक वाहिद सीट जहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार निकल कर आ सकता है, कामयाब हो सकता है, वो है बिदर। गुलबर्गा को रिज़र्व कर दिया गया था 2008 में, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये SC सीट होने के बाद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, लेकिन उसका मुतबादिल हमें नहीं दिया गया। बिदर उसका मुतबादिल हो सकता था। बिदर को छोड़कर सिर्फ एक सीट दी गई पिछले इलेक्शन में, वो थी बेंगलोर सेंट्रल, वहाँ से भी हमें शिकस्त हासिल हुई। लेकिन हालात हमवार हैं, हालात अच्छे हैं कि इस बार माइनॉरिटीज़ के साथ साथ दूसरे बैकवर्ड क्लासेस भी कांग्रेस की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं, और हमारी जो ये कोशिश है कि बिदर में ख़ास करके हम लोग जो मूवमेंट चला रहे हैं, वो मूवमेंट ये है कि मुस्लिम को वहाँ से MP के लिए कैंडिडेट बनाया जाए, उम्मीदवार खड़ा किया जाए। हमें किसी कैंडिडेट को पर्टिकुलरली सामने लाकर खड़ा नहीं करना है। पार्टी का कैडर हो सकता है, कांग्रेस पार्टी जिसको चाहे उसको कैंडिडेट बनाए, लेकिन इस बार जो नाइंसाफ़ी पिछले 3 टर्म से हो रही है मुसलमानों के साथ में, कि एक भी मुसलमान पार्लियामेंट में नहीं गया है, यानी कि 15 साल से एक भी मुसलमान पार्लियामेंट में नहीं गया है, जब से कर्नाटक के अंदर, जब से यहाँ की गुलबर्गा की सीट रिज़र्व हुई है, तब से ही ये बात कही जा सकती है कि एक भी मुसलमान पार्लियामेंट में नहीं गया है। राज्यसभा में दी गई सीट, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो पावर होता है, जो ताकत होती है, वो राज्यसभा में नॉमिनेट करने से हासिल नहीं हो सकती। इस बार हम फिर एक बार मुतालबा कर रहे हैं कि जो लार्जेस्ट सेकुलर पार्टी है वो मुसलमान को मौका दे, बिदर में ख़ास करके। और दूसरा हम लोगों का मुतालबा बेंगलोर सेंट्रल है, हावेरी है, हुबली धारवाड़ है और मंगलूर है। हम ये समझते हैं कि इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुस्लिम को अगर टिकट दी जाती है और पूरे के पूरे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लीडर्स उन सीटों को कामयाब करने के लिए अपनी जद्दोजहद दिखाते हैं, तो यकीनन इस बार यहाँ से कम 3 सीटों से मुस्लिम उम्मीदवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। यही हमारी कोशिश है, और मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम तर जमातों से, तमाम तर अवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मूवमेंट में आप लोग अपनी
हिमायत दें और इस मूवमेंट को एक ताकत दें। और इस मूवमेंट के नतीजे में हमें यकीन है कि इस बार मुस्लिम एमपी पार्लियामेंट में हमारे बीच से जाएगा। हमारी यही गुजारिश है कि आप तमाम हजरात, हम जहाँ जहाँ पर भी मूवमेंट का अपना दौरा कर रहे हैं, अलंद हो चुका है, बसव कल्याण हो चुका है और दीगर बीदर के जितने भी ताल्लुक़ा हैं वहाँ पर भी हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ पर भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के तमाम तर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर हमारे मेंबर्स मौजूद हैं, उन लोगों को बुलाकर गुलबर्गा शहर में हम एक बड़ा कन्वेंशन करने वाले हैं। वहाँ से भी हम लोग इंशाल्लाह एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और दीगर जितने भी NGOs काम कर रहे हैं इसके ताल्लुक़ से कि यहाँ एक मूवमेंट बने और यहाँ से इस बार कर्नाटक से मुस्लिम MP जीत कर पार्लियामेंट में जाए, उन तमाम तर NGOs को भी हम साथ में लेने की कोशिश करेंगे। हालात मैं फिर एक बार आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में ही 16 लाख वोटर्स में से 4 लाख वोटर्स मुस्लिम थे बीदर के अंदर, और उसके बावजूद बीदर में टिकट नहीं दिया गया एक मुस्लिम को। इस बार भी अगर नाइंसाफ़ी होती है तो ये पूरे की पूरी जो एतमाद मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी पर दिखाया है, वो एतमाद को तोड़ने का काम अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो इससे बड़ा धोखा कोई और नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस मूवमेंट को तक़वियत भी मिलेगी और लार्जेस्ट सेक्युलर पार्टी होने की हैसियत से कांग्रेस इस बार मुसलमान को MP के लिए मौका ज़रूर देगी। अगर नहीं देती है तो ये हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी कौम के साथ एक धोखा होगा। बीजेपी जब भी इलेक्शन जीती है पोलराइज करके इलेक्शन जीती है और पोलराइज करने का उनका तरीक़ा हर वक्त मुख्तलिफ रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन 9 सालों में मीडिया के ज़रिए जो नफ़रत फैलाई गई है, उसके नतीजे में हर कम्युनिटी उसके अंदर एक खौफ पैदा कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। मुसलमान तो खौफज़दा है ही है, दूसरी कौमों के अंदर, ख़ास करके हिंदुओं के अंदर, कि हम लोगों को इस मुल्क में दबाने की कोशिश हो रही है, हम लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, ये बात कहकर। और मुसलमान ज़्यादा तादाद में अगर उनकी तादाद बढ़ती चले जाएगी, पॉपुलेशन उनकी बढ़ती चले जाएगी, तो आने वाले वक्त में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे कई सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस सर्कुलेट होते रहते हैं। साथ ही साथ जिस किस्म से अमन चोपड़ा जैसे लोग जो हेट डिबेट चलाते हैं, उनके हेट डिबेट के नतीजे में जो लोग भी उनका हेट डिबेट देखते हैं, उनके अंदर मुसलमानों के ताल्लुक़ से इस कदर शिद्दत से नफ़रत पैदा हो रही है कि नतीजा ऐसे ट्रेन के जो वारदात हुई है, जो RPF का जो जवान है उसने जो गोलियां बरसाई हैं, वैसी वारदात उससे पहले भी हो चुकी है। इस किस्म से नहीं हुई, लेकिन शाहीन बाग के मामले में आप देख चुके हैं कि एक 17 साल का नौजवान बंदूक लेकर शाहीन बाग के पास पहुंच गया था और उसने गोली मारने की कोशिश की थी। ये एक लेवल ऑफ जो हेट पॉलिटिक्स है, इसको बढ़ाने की कोशिश बीजेपी 2024 के इलेक्शन से पहले करेगी। ख़ास करके जो हिंदी बेल्ट वाला इलाका है, वो हिंदी बेल्ट वाले इलाके में नफ़रत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का काम बजरंग दल के ज़रिए और VHP के ज़रिए बीजेपी ज़रूर करेगी। और उसका हम एक इंसिडेंस 2 दिन पहले जो हरियाणा के मेवात इलाके में हुआ है, वहाँ पर एक मिसाल कायम हुई है। छोटे छोटे इलाक़ों में एक ज़िले में अगर होता है तो वो ज़िले के अंदर ही उस वारदात को करके उसको लिमिट कर देने की कोशिश होती है, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि पूरा का पूरा जो स्टेट है उससे मुतासिर होता है। आज हरियाणा का पूरा स्टेट, यूपी का पूरा स्टेट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर बरेली में वहाँ के जो SSP हैं, उन्होंने इसी किस्म की एक यात्रा को रोक दिया और वो रोकने के नतीजे में योगी हुकूमत ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया। वहीं मेवात के इलाके में
पुलिस परमिशन देती है कि एक माइनॉरिटी वाले इलाके से यात्रा को ले जाया जाए, जहां पर पहले से ही माहौल बहुत टेंस हो चुका था, बहुत जो है इंतशार पैदा होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो गए थे मोनू मनेसर और बिट्टू बजरंगी के वीडियो स्टेटमेंट के बाद। तो वहाँ पर परमिशन मिलना यही बात साबित करता है कि एक पर्टिकुलर सोच के साथ, एक टारगेटेड इरादे के साथ वहाँ से ये यात्रा को निकाला गया कि यहाँ पर वारदात हो, फिरका वाराना फसाद हो और उसका असर पूरे के पूरे हरियाणा, हिंदी बेल्ट और यूपी के ऊपर नज़र आए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए माहौल को अगर ठीक करना रहा तो अपोजिशन को बहुत बड़ा रोल निभाने की ज़रूरत है। मीडिया को टारगेट करने की ज़रूरत है। मीडिया के ताल्लुक से उनके ओनर्स के पास जाने की ज़रूरत है कि मीडिया इस किस्म के जो हेट डिबेट्स चला रही है और उनके ओनर्स, जैसे कि मुकेश अंबानी है, न्यूज़ 18 का हेट डिबेट चलाने वाला अमन चोपड़ा उन्हीं के पास काम करता है। मुकेश अंबानी उसका ओनर है। तो मुकेश अंबानी के पास ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं पूरे इकट्ठा होकर जाके उससे बात क्यों नहीं करते कि तुम्हारे हेट डिबेट की वजह से इस मुल्क का पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, तुम्हारे चैनल्स पे हेट डिबेट चल रही है। तो ये माहौल जब ख़राब हो रहा है तो उसका नतीजा पूरे मुल्क में ऐसे फिरका वाराना फसादात होने के आसार पैदा हो रहे हैं, कहीं पर गोलीबारी हो रही है। इससे पहले हिंदुस्तान में इस लेवल का कोई भी तरीक़ा नहीं देखा गया है जहां पर जैसे अमेरिका में होता है रेसिज्म की जो वारदातें नज़र आती हैं, सुप्रीमसिस्ट लोग जाकर अपने उनको वहां पर आर्म लाइसेंस हासिल होता है और वो लोग जाकर गोलीबारी करते हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाला गोलीबारी कर रहा है और टारगेटेड गोलीबारी कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि ये हेट स्पीचेस को और हेट डिबेट्स को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की तारीख में, और अपोजिशन को अपना रोल निभाने की बहुत ज़रूरत है। मीडिया ओनर्स के पास जाकर और मीडिया ओनर्स को जिम्मेदार ठहराकर ये काम करने की ज़रूरत है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अपोजिशन जहाँ मणिपुर के बारे में बात उठा रहा है, वहीं पर इस किस्म के जो हेट डिबेट चलते हैं और उसके नतीजे में जो वारदातें हो रही हैं, उसके नतीजे में जो फसादात हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए भी अपोजिशन एक सख्त रवैया अपनाएगा और ओनर्स को जिम्मेदार ठहराएगा इन मीडिया हाउसेस को, इन मीडिया हाउसेस के। हाल ही में कांग्रेस गवर्नमेंट आई है कर्नाटक में, तो अभी कुछ लोगों का अभी भी जेल में मुस्लिम बीजेपी का हो या अलन का इशू हो या आज़ाद के मामले में मौलाना के ऊपर केस हो, तो उसको मुस्लिम जो एमएलएस हैं उसको आवाज़ नहीं उठाने के लिए विड्रॉ करने के लिए, तो उसका आप क्या देखते हैं? मुस्लिम एमएलएस पूरे के पूरे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये बात कहना भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही सीनियर मोस्ट मुस्लिम लीडर तनवीर सेठ ने आवाज़ उठाई है डीजेएलई केजेएलई के बारे में, मगर हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। हुकूमत मुसलमान के हर मुद्दे को नज़रअंदाज कर रही है, चाहे वो मुस्लिम नौजवानों को जो हिरासत में लिया गया है। मैं ये बात बार बार कहते आया हूँ, पिछले इलेक्शंस में भी कहते आया हूँ कि अलंद के नौजवानों को बेल करवाने में हमें कामयाबी हासिल हो गई, लेकिन हुबली के नौजवान आज भी गुलबर्गा जेल में हैं और उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। उनके ऊपर सख्त तरीन कानून यूएपीए का लगाया गया है। वहीं डीजेएलई केजेएलई के नौजवान बेंगलुरु में सख्त तरीन कानून उनके ऊपर लगाया गया है, यूएपीए का, एनआईए का, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। डीजेएलई केजेएलई का मामला ड्रग्स के पेडलर्स की वजह से हुआ है। वहाँ जो हादसा हुआ था वो ड्रग पेडलिंग की वजह से हुआ था। वहाँ पर ड्रग पेडलिंग को कंट्रोल नहीं करने की वजह से उसके अंदर जो अनासिर शामिल हो गए थे, उन्होंने ये काम किया था। कई सारे मासूम नौजवान हैं उसके अंदर जो आज जो है परेशान हैं। और वहीं पर हुबली के नौजवान जो पथराव किए थे, पथराव के नतीजे में यूएपीए का कानून लगाना, ये तो बहुत ही अफसोसनाक मामला पिछली हुकूमत ने किया था। कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी के लिए तो ये हुकूमत कहे, और कम से कम उनको बेल हासिल हो सके इसके लिए तो रास्ते हमवार करे। उनको बेल हासिल होनी चाहिए। बहुत लंबा वक्त हो चुका है उन नौजवानों को जेल की हिरासत में गए हुए, उनको बेल हासिल होनी चाहिए। और ऐसे कई नौजवान हैं, कई मुस्लिम नौजवान हैं जिनको छोटे छोटे मामलात में, झूठे झूठे मामलात में जेलों में डाला गया है। उनको बाहर निकलने का कोई मौका हमवार नहीं हो रहा है।
कांग्रेस हुकूमत आज मुसलमानों के बारे में ये दावा करती है कि हम लोगों को इतने परसेंट वोट मिले हैं, 88 to 90% वोट मिले हैं, लेकिन जो मुस्लिम नौजवान हिरासत में हैं, जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए कोई भी तरीक़ा नहीं अपनाने का जो ये इनका रुख है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। उनको मुसलमानों के ऊपर मसीहा होने का दावा करने वाले सिद्रा मैया सीएम है और उनको ये चाहिए कि फौरी तौर पर उनके ऊपर से तमाम तर केसेस में जुडिशल इंक्वायरी बिठाएं और हकीकत सामने आने दें। हकीकत अगर सामने आ जाती है तो ये मुझे यकीन है इस बात का कि ये मासूम है और इनके ऊपर गैर ज़रूरी तौर पर उनको हिरासत में रखा गया है, उनकी ट्रायल तक नहीं हो पा रही है। आज ज़रूरत है कि उनको रिहाई हासिल हो और उनको छोटे जेलों में जहाँ पर उनको परेशानी हो रही है वहाँ से उनको शिफ्ट करने की भी ज़रूरत है। मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी तादाद को जेलों में ज़्यादा किया जाए, उनको बाहर निकलने का मौका हमवार करना हुकूमत का ज़िम्मा है। और बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से इलेक्शंस के वक्त में ये कहा गया था कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का जो निकाला गया है उसको वापस दिया जाएगा, हिजाब बैन जो किया गया है वो हटा दिया जाएगा और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो भी ऐसे अनासिर हैं, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर वो अपने एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ते रहते हैं तो उनको बैन कर दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत में आने के बाद ना तो एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश हो रही है, ना ही 4% रिजर्वेशन का जो 4% रिजर्वेशन का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जो हुकूमत की तरफ से है उसको हटाने की कोशिश हो रही है, उसको वापस लेने की कोशिश हो रही है, ना ही हिजाब पर जो पाबंदी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुकूमत की तरफ से जो था उसकी वजह से जो पाबंदी लगाई गई थी उसको हटाने की बात हो रही है। आप एक मामूली गवर्नमेंट ऑर्डर को वापस नहीं ले रहे हैं तो आप मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट से मुसलमानों को खुश करना चाह रहे हैं। एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम बैन हटा देंगे, हुकूमत में आने के बाद भी यहाँ के जो लीडर्स हैं प्रियंक खरगे साहब भी बोल रहे हैं कि बैन हट जाएगा, फिर उसके बाद उन्होंने अब यू टर्न लेते हैं और कहते हैं कि उसको रिव्यू किया जाएगा। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा एक मुस्लिम एमएलए हैं, हिजाबी ख़वातीन की जो है नुमाइंदगी करती हैं, असेंबली में हिजाब पहनती हैं और हिजाब के बारे में जब पाबंदी के बारे में उनसे पूछा गया था इलेक्शन जीतने के बाद में तो उन्होंने कहा था कि हिजाब बैन फौरी तौर पर हटा दिया जाएगा हुकूमत बनने के बाद। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में हिजाब का मामला लटका हुआ है, अधर में अटका हुआ है। उसमें जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर नाफिस होगा। अगर खुदा ना खास्ता हिजाब के ताल्लुक़ से हिजाब जो इंस्टीट्यूशंस पे लगाया गया है उसको सही ठहरा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तब क्या होगा? मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये जो 4% रिजर्वेशन का मामला है, ये जो हिजाब का मामला है, एंटी कैटल स्लॉटर का मामला है, आपने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, जिन बुनियादों पर आप इलेक्शन जीते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि दूसरी कौमें आपके ये बात कहने की वजह से आपको वोट नहीं करी हैं, दूसरी कौमें भी आपको वोट की हैं, ये कहने के बावजूद अब ये बहाना बनाना कि दूसरी कौमों का वोट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए हम पार्लियामेंट के इलेक्शन तक इंतज़ार करते हैं और सिर्फ स्टेटमेंट्स देकर हम मुसलमानों को खुश करेंगे, ये उनको ये मामले में शर्म आनी चाहिए ये बात कहने के लिए। हुकूमत अपने रुख को बदले, मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो उनका रवैया है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमान डालेगा तो सिर्फ कांग्रेस को वोट डालेगा, ये सोच अपने अंदर से हटा देनी चाहिए। और आपको अगर मुसलमान एतमाद से वोट कर रहा है तो उस एतमाद को ज़िंदा रखना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और इन मामलों को फौरी तौर पर, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, उनको फौरी तौर पर रिवोक करने की ज़रूरत है, इनको रिवोक किया जाए। कोई नहीं रोक रहा है आपको एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने से कि हम लोग ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस ले रहे हैं।
कोई नहीं रोक रहा है आपको 4% रिजर्वेशन जिसके ऊपर स्टेटस को रखने की बात हाईकोर्ट ने कही है उसको रिवोक करने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। आप एफिडेविट डाल दें और ये मामले को जो आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पिछली गवर्नमेंट ने पास किया था उसको हटा दें। बहुत आसान है इनके लिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। एक डर उनके अंदर है, वो डर इस बात का है कि भाई बीजेपी इसका फ़ायदा उठाएगी, लोगों को दूसरी कम्युनिटीज़ को मुसलमानों का जो है बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है हुकूमत बोलकर बताएगी और हम लोगों को मुश्किलों में डाल देगी। ये कहकर आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं। आप पे जिम्मेदारी बनती है, जब आपने वादा किया था तो उस वादे को पूरा करें, उस वादे को निभाएं और उस वादे को हकीकत में बदलें।